Welcome students in this new video. In this video we will study about vaccines, how microorganisms increase soil fertility and how they are used to clean the environment. So let's study now. Why are children's or infants given vaccination? क्यों हम टीकाकरण करते हैं बच्चों का? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी का आंसर हम आगे पढ़ेंगे इसी में. When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. तो जब कभी भी कोई बीमारी फैलाने वाला कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है ताकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यानी उस इन्वेडर से लड़ा जा सके. इन्वेडर किसे कहा जाता है? इन्वेडर उसे कहा जाता है जो ज़बरदस्ती हमारी बॉडी के अंदर या हमारे एरिया के अंदर आ जाता है, उसे इन्वेडर कहते हैं. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब. तो अब क्या होता है, एंटीबॉडीज एक बार हमारी बॉडी में बन गई तो वो आगे हमारी बॉडी के काम आती हैं. बॉडी को हमेशा याद रहता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया था और कौन सी एंटीबॉडीज बनी थी. तो इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर अगेन इन द बॉडी देन इट विल बी काउंटर्ड. तो उससे फिर दोबारा लड़ाई करना आसान हो जाएगा. तो अब हम क्या करते हैं, if dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. तो अब क्या होता है, वैक्सीनेशन में यही बात की जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर या तो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कराया जाता है. तो उसका मतलब ये होता है कि वो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कुछ करने वाला है नहीं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को पता चल जाता है और हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है. वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हमारी बॉडी बहुत जल्दी काउंटर एक्ट कर लेती है, उसके अगेंस्ट मतलब उसके खिलाफ हमला आसानी से हो जाता है. और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कोई डेंजरस नहीं होता हमारे लिए, लेकिन ये अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर की पहचान हमें दे देता है. और ऐसा होने पर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो फ्यूचर में हमारे काम आती हैं. The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. तो बस ज़रूरत यह है कि आप अपनी बॉडी के अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि वीक है या डेड है, एक बार आपकी बॉडी के अंदर वो आ गया, पहुंच गया, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा. और बस एक बार लाइफ में ऐसा हो गया तो नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी याद रखती है उसके स्ट्रक्चर को और एंटीबॉडी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता है और दोबारा आपको बीमारी होने के चांसेस वो वाली कम हो जाते हैं. दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स. बहुत सारी डिसीजेस के लिए वैक्सीनेशन कर लिया गया है, बना लिया गया है, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए वैक्सीन अभी तक नहीं बनाई जा सकी हैं. तो सेवरल डिसीजेस जैसे कि कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, इनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है. एडवर्ड जेनर ने 1998 में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था सबसे पहले, और इसीलिए इनको याद रखा जाता है वैक्सीनेशन के लिए. सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने काम किया था, ही वॉज एडवर्ड जेनर. In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. आपके बचपन में आपको याद हो, अपने मदर फादर से आप पूछिएगा, कुछ बीमारियों के लिए आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गए होंगे. तो वो कौन कौन सी डिसीजेज हैं, आप क्या उनका पता लगा सकते हैं? आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं. तो देखिए, आपको जो वैक्सीन्स दी गई होंगी उसमें से कुछ कॉमन वैक्सीन हैं, जैसे BCG, DPT, पोलियो वैक्सीन है ना, और रोटा वायरस वैक्सीन. तो ऐसे कुछ वैक्सीन्स आपको दिए गए होंगे. तो अलग अलग वैक्सीन्स की लिस्ट आप बना सकते हैं. सॉरी. और इससे आपको पता चलेगा कि कितना वैक्सीनेशन किया जाता है. वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो बच्चे होते हैं उनको ये जो गंभीर बीमारियां हैं ये ना लगें.
नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। तो आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें आपको ये जो वैक्सीन्स हैं आसानी से मिल जाएंगी। आपने टीवी पर, न्यूज़पेपर पर देखा होगा कि बच्चों को बचाइए पोलियो से। पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत बच्चों को ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं पोलियो की। तो वो क्या है, जो पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती हैं, दीज आर एक्चुअली ए वैक्सीन, ताकि जो पोलियो है वो बच्चों को ना हो। ऐसे ही स्मॉल पॉक्स के खिलाफ दुनिया भर में एक कैंपेन चला, और जिसके कारण आज दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों से जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी है वो ख़त्म हो गई है। तो लार्ज स्केल वैक्सीनेशन हुआ पूरी दुनिया में, और ये बीमारी हमारी आज बहुत बड़े हिस्से से गायब हो चुकी है। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. मतलब ये कि ह्यूमन बींग्स आज वैक्सीन्स को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करते हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़ जो हैं, और बड़े स्केल पर वैक्सीन बनाई जाती हैं, और इसका इस्तेमाल हमारी सोसाइटी को बीमारी से बचाने के लिए और एनिमल्स तक को भी बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज द इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया होते हैं ऐसे जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से, यानी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, N2 के फॉर्म में है। तो N2 को फिक्स करना यानी इस फॉर्म में ले आना कि वो प्लांट के काम आ जाए, जैसे कि एक अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, है ना। इसको क्या बोलेंगे आप, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये जो नाइट्रोजन है अगर हवा से सॉइल में आ जाए, ठीक है, तो सॉइल अच्छी हो जाएगी, एनरिच हो जाएगी, और प्लांट्स को नाइट्रोजन अच्छे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने बैक्टीरिया का नाम पहले आपको बता रखा है इस वीडियो में, उसे बोलते हैं राइजोबियम। These microorganisms are commonly called as biological nitrogen fixers। तो याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया are shown in these pictures to you। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो सेल है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से अब साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि यूनिसेलुलर एल्गी, है ना। तो यूनिसेलुलर एल्गी में एक्चुअल में ब्लू ग्रीन एल्गी भी आती है, तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है उसी का पार्ट है। क्लामाइडोमोनास भी यूनिसेलुलर एल्गी है। नेक्स्ट इज हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी जो हमारा पर्यावरण है उसको साफ करने के काम ये कैसे आते हैं। तो बूझो और पहेली ने देखा कि जो स्कूल का जो गार्डनर है यानी जो माली है वो खाद बना रहा है। Along with friends, they collected waste of plants। तो उन्होंने देखा था कि भाई खाद कैसे बनती है। तो बूझो और पहेली ने क्या किया, उन्होंने प्लांट का वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट और फ्रूट्स जो भी होते हैं जो ख़राब होते हैं उनको कलेक्ट किया और उनको एक गड्ढे में डाल दिया, पिट में डाल दिया फॉर वेस्ट डिस्पोजल। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। बूझो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो ये हुआ कैसे। एक्टिविटी देखिए 2.5, अब इसके बारे में हम जानेंगे ये हुआ कैसे, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से हुआ, डिकम्पोजर्स के हेल्प से हुआ। एक्टिविटी 2.5 में देखिए, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। 2 पॉट्स लीजिए और दोनों पॉट्स को आप आधा आधा मिट्टी से भर दीजिए। दोनों में आपने मिट्टी भर दी, हाफ हाफ। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए, पॉट ए, पॉट बी। तो पॉट ए में आपने क्या रखा, प्लांट वेस्ट रखा आपने, ठीक है। एंड पुट पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक्स इन पॉट बी। आपने एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक पॉट बी में रखा, ये सब चीज़ें, प्लास्टिक टॉयज ये सब डाल दिए। पुट द पॉट्स असाइड एंड ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स। 3 या 4 हफ्ते के बाद देखो क्या होगा। आप देखोगे
कि पॉट ए के अंदर मैन्योर का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जबकि पॉट बी में कुछ भी नहीं हुआ। पॉट बी में जैसा आप छोड़ के गए थे वैसा ही मिलेगा आपको। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पॉट्स? इफ सो, व्हाट इज द डिफरेंस? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted to manure by the action of microorganisms. तो जो plant waste थे हमारे pot A में, उनको microorganisms ने decompose कर दिया था और जो nutrients हैं वो बाहर आ गए थे इस process में. So the nutrients are released in the process and these nutrients are now useful for plants. इसीलिए हम उस खाद को plants में डाल देते हैं ताकि plants की growth दोबारा से अच्छे से हो जाए. Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles, and broken toy parts did not undergo any change? The microorganisms could not act on them and convert them into manure. तो जो pot B था वो बिल्कुल खाली, मतलब जैसा था वैसा ही हमें मिला, सारे के सारे सामान वैसे ही मिले। तो उसका मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे ऐसे मटेरियल्स पर काम नहीं कर पाते जैसे कि प्लास्टिक है। यू often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. आप देखते ही हो, अगर आप बाहर घूमने निकल जाओ तो बहुत सारे प्लांट वेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, एनिमल वेस्ट आपको देखने को मिलेंगे ग्राउंड पर, और आप देखना कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाते हैं। Microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals and convert them into simple substances. तो ये डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करने के काम आता है। एंड दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं इनको दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड हार्मफुल and smelly substances and thereby clean up the environment। और इस प्रकार से हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये हार्मफुल या ऐसे बदबूदार सब्सटेंसेस को जो कि ऑर्गेनिक होते हैं यानी प्लांट या एनिमल के वेस्ट होते हैं उनको आसानी से डिग्रेड कर देते हैं और फिर हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने का काम करते हैं।